हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम एक नए चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और ये आपके साइंस एनसीईआरटी से फर्स्ट चैप्टर है। हालांकि एनसीईआरटी के अलावा भी जो आपके पास अदर बुक होंगे उसमें भी लगभग पहला चैप्टर जो होता है ना, वो लगभग यही चैप्टर होता है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर सबसे पहली बात तो ये क्रॉप होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और यदि क्रॉप कुछ होता है तो उसका प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, यानी कि उत्पादन किस प्रकार से होता है, हम लोग उसको उपजाएंगे कैसे और उसको मैनेज कैसे करेंगे। यानी कि हम लोग पूरे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि आखिर क्रॉप होता क्या है, किस प्रकार से हम लोग उसको उपजा सकते हैं, उसका प्रोडक्शन करने का मेथड क्या हो सकता है। और चूंकि जब हम लोग क्रॉप को प्रोडक्शन कर चुके होंगे तो फिर उसको मैनेज कैसे करेंगे, उसको संभाल के कैसे रखेंगे, ये चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और चूंकि हमारा ये चैप्टर अभी फिलहाल शुरुआत हो रहा है तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि इस चैप्टर का इंट्रो हमें दे रहे हैं। पहले इसे देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने चैप्टर के मेन पार्ट पर चलेंगे जो कि हमारा शुरुआत होता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से। और जितने भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन किए हुए हैं टॉपिक, वो सारा का सारा टॉपिक हम लोगों को यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। बस फ़र्क ये है कि ये एक नोट्स के रूप में है आप लोगों के लिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। और ये आपका एक बिल्कुल नोट्स का काम करेगा जो कि एनसीईआरटी से ही लगभग हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, और यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी शुरुआत होता है। तो आप एक काम इसमें कर सकते हैं कि साथ साथ आप अपना नोट्स भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। खैर ये आप कर लीजिएगा। यहाँ से हमारा शुरुआत हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट ये है, हालांकि ये इंट्रोडक्शन है, ऊपर में क्या कुछ लिखा हुआ है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये कुछ पॉइंट हमें दिए हुए हैं जो कि आपको जान लेने चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सही बात है, जो भी लिविंग थिंग्स है उससे क्या चाहिए, जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए, है ना। चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे प्लांट हो, या फिर चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। हालांकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों को चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है, इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़ना है। हालांकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए चूंकि ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग्स को आप साफ साफ देख सकते हैं आंखों से, है ना। एनिमल भी आपके सामने यदि है तो एनिमल को भी आप साफ साफ आंखों से देख सकते हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा भी एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसे कि आप खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, तो उसको भी हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये हो गई कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी हो, उन सभी को यदि सर्वाइव करना है तो उसको क्या चाहिए, पहली बात तो फूड चाहिए। उसके बाद प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि प्लांट अपना भोजन अपने से बनाता है। प्लांट अपना भोजन अपने से बनाता है। आप याद कीजिए, आपने क्लास 6 और 7 में आपने पढ़ा है कि प्लांट किस प्रकार से अपने भोजन को बनाता है, किस प्रोसेस से। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस प्रकार से। चलिए आपको एक हिंट दे रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस। फोटो हिंट क्या, ये तो पूरा जवाब ही हो गया। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है ना प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, है ना। और यदि फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताते होंगे कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये तो हमारा बेसिक सा डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस का। खैर, तो पहली बात तो यहाँ पे ये हो गई कि प्लांट अपना भोजन अपने से बनाता है, लेकिन ह्यूमन बींग अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है। हाँ, अब ये आप मत कह दीजिएगा कि ह्यूमन बींग तो चावल दाल सब्जी अपने से बनाता है, नहीं। देखिए यहाँ पे बनाने का बात वो नहीं है, बनाने का यहाँ पे मतलब ये है कि उसका प्रोडक्शन जो है ना ह्यूमन बींग नहीं कर पाता है अपने से। तो कहीं ना कहीं हम लोग डिपेंड है किस पे, हम लोग डिपेंड है प्लांट पे डिपेंड है, क्योंकि प्लांट अपना भोजन अपने से बनाते हैं और हम लोग जाके उसका यूज कर लेते हैं। सेकेंड थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, और बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि अपना भोजन अपने से नहीं बनाते हैं, और बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना भोजन अपने से बनाते भी हैं। तो जितने भी आप कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं प्लांट के अलावा, वो अपना भोजन अपने से नहीं बनाते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन यदि आप कहना चाहें तो आप मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि जितने भी लगभग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं प्लांट को छोड़कर, वो अपना भोजन अपने से नहीं बनाते हैं। वो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली डिपेंड है किस पे, प्लांट पे। फॉर एग्जांपल हमें मन किया आम खाना है, प्लांट से तोड़ के लेते आए। हमें मन किया संतरा खाना है, फिर यहाँ से तोड़ के लेते आए। हमें मन किया
चावल खाना है, चावल का खेती कर लिए, यहाँ से खा लिए। मतलब कि यदि हम लोगों को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता है वैसे वैसे हम लोग अपने प्लांट पे डिपेंड होते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो प्लांट पे डिपेंडेंट है अपने सर्वाइव के लिए। आगे क्या लिखा हुआ है, एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि हम लोगों को भोजन चाहिए क्यों? हम लोगों को भोजन इसलिए चाहिए कि क्योंकि हमें एनर्जी मिल सके। अब जैसे देखिए, आप सुबह उठते होंगे, है ना, फिर फ्रेश होकर स्कूल जाते होंगे, स्कूल में आप 5 से 6 घंटे टाइम को स्पेंड करते होंगे, फिर वहाँ से घर आते होंगे, फिर आप कोचिंग जाते होंगे, फिर आप शाम में खेलते होंगे, फिर आप रात में पढ़ते होंगे, फिर आप सोते होंगे। इतना सारा एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या चाहिए? इतने सारे एक्टिविटी को करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तभी आप इतने सारे कामों को कर पाएँगे। और एनर्जी आपको मिलेगा कहाँ से? एनर्जी आपको मिलेगा फूड से। और फूड आपको कहाँ से मिलेगा? फूड आपको मिलेगा प्लांट से। तो कहीं न कहीं घुमा-फिरा कर हम लोग ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं हम लोगों को जो एनर्जी मिलता है वो प्लांट से ही मिलता है और हम लोग प्लांट पे ही डिपेंडेंट हैं। और चूँकि हम लोगों को एनर्जी चाहिए तो हम लोग एनर्जी का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए कर सकते हैं? जैसे देखिए, डाइजेशन, खाना को पचाने के लिए कर सकते हैं। रेस्पिरेशन, उस खाने से एनर्जी जो मिलेगा उस एनर्जी को हम लोग किस प्रकार से यूटिलाइज़ करेंगे, उसके लिए कर सकते हैं। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब हो गया ये कि जो हम लोग एनर्जी लेंगे, जो हम लोग फूड खाएँगे, उसके बाद कुछ ना कुछ तो वेस्ट जनरेट होगा हमारे बॉडी में। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉयलेट है ना? ये सब हमारा क्या एक्सक्रीशन है। तो इतने सारे फंक्शन को परफ़ॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हमें मिल कहाँ से रहा है? एनर्जी हमें मिल रहा है फूड से। और फूड हमें मिलेगा कहाँ से? फूड मिलेगा प्लांट से। तो आप मोटा-मोटी ये कह सकते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर हमें प्लांट से किस प्रकार से भोजन मिलता है, किस प्रकार से उसका प्रोडक्शन होता है और किस प्रकार हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो भोजन हमको किस चीज़ के लिए चाहिए? डाइजेशन के लिए चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, एक्सक्रीशन के लिए चाहिए। तभी हम लोगों को एनर्जी मिल पाएगा, तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएँगे। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ है वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। अब चूंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं तो हम लोगों को अपना भोजन कहाँ से मिलता है? प्लांट से तो मिलता ही मिलता है, प्लस एनिमल से भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मन किया चिकन खाने का, चिकन शॉप पे चले गए, चिकन लेते आए। मन किया मटन खाने का, मटन शॉप पे चले गए, मटन लेते आए। तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्लांट और एनिमल पे ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट है। हाँ, हालांकि प्लांट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है क्योंकि हम हर समय तो नॉन वेज नहीं खा सकते ना, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर डिपेंड हैं प्लांट पे। और एनिमल पे भी डिपेंड हैं, लेकिन एनिमल पे तो बहुत कम डिपेंड है क्योंकि यदि एनिमल वाला फॉर एग्जांपल यदि हमें नॉन वेज ना भी मिले तो हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं यदि हम लोगों को वेज मिलता रहे तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग प्लांट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है एज कम्पेयर टू एनिमल। ये हो गया हमारा। उसके बाद लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। अब देखिए, भारत की पॉपुलेशन अभी लगभग 140 करोड़ के आसपास है। हाँ, 140 करोड़ के आसपास है आज भारत की पॉपुलेशन। अब देखिए, इतने सारे पॉपुलेशन को भोजन खिलाना ये इतना आसान बात तो है नहीं। तो जब इतना आसान बात नहीं है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अब देखिए, हमारे 140 करोड़ आज का हमारा पॉपुलेशन है और चूँकि हम लोगों को दिन में 3 से 4 बार भोजन चाहिए ही चाहिए। एक बार सुबह में फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह में नाश्ता चाहिए, फिर दोपहर में खाना चाहिए, फिर शाम में कुछ ना कुछ नाश्ता चाहिए, फिर रात में भोजन चाहिए। मतलब कि 4 बार लगभग आपको खाना खाना पड़ता है एक दिन में। तो आप ज़रा समझिए, 140 करोड़ पॉपुलेशन है और 140 करोड़ पॉपुलेशन को 4-4 बार एक दिन में खाना खाना पड़ रहा है, तो कितना ज़्यादा यहाँ पे फूड का सप्लाई मतलब कि हम लोगों को नीड है, ज़रूरत है। तो ये ज़रूरत तभी पूरा हो सकता है जबकि रेगुलर प्रोडक्शन हो, यानी कि चावल हो गया, दाल हो गया, गेहूँ हो गया, इन सभी का लगातार प्रोडक्शन होता रहे, लगातार खेती होता रहे और प्रॉपर मैनेजमेंट होता रहे। अब ऐसा नहीं कि इसका खेती करके कहीं पे भी रखे हुए हैं बोरी में करके, नहीं। यदि आपने प्रोडक्शन करा है, यदि आपने खेती करा है तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट भी होना चाहिए, तभी वो लाभदायक हो पाएगा। और दूसरी बात ये कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये कि जिसको ज़रूरत है उन सभी को आपको पहुँचाना भी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो ये 3 चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 ऐसे चीज़ हैं जिसके कारण हम लोग अपने इतने सारे पॉपुलेशन को भोजन खिला सकते हैं प्लस सभी को सर्वाइव करवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन कि आखिर हम लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ना क्या है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको आप अपने नोटबुक में मेंशन कर सकते हैं। ये प्रॉपर आपका एक नोट्स एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है।
चलिए उसके बाद फिर हमारा आज का ये मेन टॉपिक शुरुआत होता है यहाँ से, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और सबसे पहला सवाल तो ये है कि एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती, प्रैक्टिस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को परफॉर्म करना। चूँकि यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर का बात कर रहे हैं तो हम लोग किस चीज़ को परफॉर्म करेंगे, किस चीज़ की एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे एग्रीकल्चर को, यानी कि हम लोग यहाँ पे खेती करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि खेती हम लोग हमेशा से तो नहीं करते होंगे, क्या खेती हमेशा से करते आ रहे हैं क्या हम लोग? क्या अर्ली मैन भी खेती क्या करते थे? क्या सबसे पहले नहीं किया करते थे? इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि आखिर किस प्रकार से खेती का इन्वेंशन हुआ, किस प्रकार से हम लोग खेती को करना शुरू किए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है टिल 10,000 BCE। अब देखिए, अब ये सवाल हो सकता है कि ये BCE क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने दो वर्ड आपने जरूर सुना होगा। पहला आपने सुना होगा AD और दूसरा सुना होगा BC। सबसे पहली बात यह कि BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और ये क्राइस्ट हमारा क्या है? ईसा मसीह हैं, जिनको कि क्रिश्चियन लोग मानते हैं अपना भगवान, वो हो गए हमारे ईसा मसीह। तो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उसके पहले वाले समय को हम लोग कहते हैं BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम लोग कहते हैं एनो डोमिनी। किसको कहते हैं? याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट है। हालांकि आ चुका है यहाँ पे बीच में एक टर्म BCE, तो इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या। जीसस क्राइस्ट का जन्म जब भी हुआ तो उसके जन्म के पहले वाले समय को कहा गया BC, बिफोर क्राइस्ट, और उसके जन्म के बाद वाले समय को कहा गया AD, यानी कि एनो डोमिनी। ये तो हो गया हमारा पहली बात। दूसरी बात ये कि जो ईसा मसीह को नहीं मानते हैं, जो मानते हैं कि हम ईसा मसीह को नहीं मानेंगे, हमारे डेट याद रखने का तरीका कुछ और होना चाहिए, तो वो क्या करते हैं? ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले के समय को हम लोग क्या कहते हैं? BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो जो ईसा मसीह को नहीं मानते हैं वो कहते हैं BC के बदले में BCE। इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। तो जो इंसान ईसा मसीह को नहीं मानते हैं और उसके जन्म के पहले वाले समय को हम लोग कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, तो जो ईसा मसीह को नहीं मानते हैं उसको दूसरे इंसान कहते हैं बिफोर कॉमन एरा। और जो ईसा मसीह को नहीं मानते हैं उसके जन्म के बाद के समय को हम लोग क्या कहते हैं? AD, यानी कि एनो डोमिनी। और जो उसको नहीं मानते हैं वो कहते हैं उसको CE, सिंपली, यानी कि कॉमन एरा। तो याद रखिएगा, ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले समय को हम लोग कहते हैं BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और जो उनको नहीं मानते हैं वो कहते हैं BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम लोग कहते हैं AD, यानी कि एनो डोमिनी। और जो ईसा मसीह को नहीं मानते हैं वो उसको कहते हैं BC, यानी कि सॉरी, कॉमन एरा, CE। बात समझ में आ गया? कॉमन एरा यानी कि CE। ये हो गया हमारा यहाँ पे BCE। तो BCE का हमारा क्या मतलब है? यहाँ पे BCE का मतलब यहाँ पे हो गया हमारा ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले समय को। तो ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा डेट है। ईसा मसीह के जन्म के 10,000 साल पहले पीपल जो थे ना वो नोमैडिक थे। इसका मतलब क्या हुआ? नोमैडिक का मतलब क्या होता है? नोमैडिक का मतलब होता है कि ऐसे इंसान जो कि भोजन की तलाश में, यानी कि फूड के तलाश में इधर से उधर भटकते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ नीचे में, दे वेयर वेंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। अब यहाँ पे बात किसका हो रहा है? यहाँ पे बात हो रहा है अर्ली मैन का। अर्ली मैन क्या करते थे ना, सबसे पहली बात तो ये कि जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था उससे भी 10,000 साल पहले जो अर्ली मैन हमारा हुआ करते थे वो लोग थे हमारे नोमैडिक। अब सवाल है कि नोमैडिक होते क्या हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे वेयर वैंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो नोमैडिक का मतलब होते हैं वो एक ऐसे इंसान, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि भोजन के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। आज क्या हम लोगों को भोजन के लिए भटकना पड़ता है क्या? नहीं भटकना पड़ता है। यदि हम लोगों को भोजन चाहिए, यदि हमारे पास पॉकेट में पैसे हैं तो हम लोग क्या करते हैं? जनरली किराना की दुकान पे जाते हैं, सामान खरीद कर लेते आते हैं। लेकिन ईसा मसीह के जन्म से पहले जो है ना, 10,000 साल पहले ये समय नहीं था, ये चीज़ नहीं था। लोग एक तरफ से दूसरे तरफ जाते थे, घूमते थे, किस चीज़ के लिए? भोजन की तलाश में घूमते थे। एक जंगल से दूसरे जंगल में जाते थे, वहाँ पे उनको भोजन मिलता था, फिर वो खाते थे। उस समय पे वो एग्रीकल्चर का नाम भी नहीं जानते थे कि एग्रीकल्चर जैसा भी कुछ होता है। उस समय पे वो एग्रीकल्चर का नाम भी नहीं जानते थे। बस उन लोगों को भूख लगता था, वो लोग एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमते रहते थे, हमेशा भोजन का तलाश करते रहते थे। तो ये हो गया हमारा। तो याद रखिएगा कि 10,000 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले
पीपल जो थे ना, यानी कि जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो नोमैडिक थे। अब यदि कोई पूछ दे कि बेटा बताओ नोमैडिक का मतलब क्या है, तो नोमैडिक का मतलब आप बताएंगे कि ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते थे, केवल और केवल भोजन की तलाश में, ताकि उनको भोजन मिल सके और वो सर्वाइव कर पाए। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। अब देखिए, चूंकि अर्ली मैन थे उस समय पे आग का इन्वेंशन हुआ नहीं था, आग का इन्वेंशन बहुत ही बाद में हुआ, फायर का इन्वेंशन बहुत ही बाद में हुआ। तो वो लोग क्या करते थे, जंगल से जंगल घुमा करते थे और कच्चे फलों को खाते थे, कच्चे फलों को खाते थे, कच्चे सब्जियों को खाते थे, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि इनको पकाया भी जा सकता है। और दूसरी बात तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि उस समय पे आग का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अर्ली मैन जो थे ना, पहले वो कच्चे चीज़ों को ज़्यादा खाते थे, कच्चे चीज़ों को वो ज़्यादा खाते थे। अब चूंकि हर वक्त तो उनको हर जगह पे तो फल या फिर सब्जी मिलेगा नहीं, तो अब वो लोग क्या करने लगे, वो लोग अब करने लगे थे जानवर का शिकार। क्या करने लगे थे, जानवर का शिकार करने लगे थे। हालांकि यदि यहाँ पे तो आपके बुक में उतना कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे का कहानी क्या है आप थोड़ा सा इसको जान ले, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, पहली बात तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये लोग जो जंगल से जंगल घुमा करते थे ना, ये लोग तो नोमैडिक थे, जंगल से जंगल घुमा करते थे अपने भोजन के तलाश में। तो ये लोग को जहाँ पे भी फल मिलता था, जहाँ पे भी सब्जी मिलता था, वो लोग कच्चा ही उनको खा लेते थे। देखिए यहाँ पे रॉ लिखा हुआ, रॉ का मतलब क्या हो गया, कच्चा। तो वो लोग कच्चा ही खा लेते थे। और अब एक ऐसा भी समय आता था कि उनको कभी कभी ना फल मिल पाता था, ना सब्जी मिल पाता था। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जानवर को पालना शुरू किया। क्या किया, जानवर को पालना शुरू किया। और जानवर को पालना ही हम लोग कहते हैं डोमेस्टिकेशन। क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेशन। तो जब उन्होंने जानवर को पालना शुरू किया, तो जानवर वो लोग मेनली दो मकसद से पालते थे। पहला मकसद उनका ये होता था कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं जानवर पे बैठ के, है ना। किसी चीज़ को हम लोग लोड करके दूसरे एक जगह से लेकर दूसरे जगह लेकर जा सकते थे। यानी कि वो लोग, पहला बात तो ये कि वो लोग जानवर का इस्तेमाल करते थे, पहला बात एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, पहला बात ये हो गया। दूसरा बात, एक सामान को दूसरे जगह पे पहुंचाना हो तो उसके लिए भी वो लोग यूज क्या करते थे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, ये लोग जानवर पालते थे अपने भोजन के लिए भी, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बेटा बताओ अर्ली मैन लोग जानवर को क्यों पालते थे, तो तीन मकसद था इसका। सबसे पहला ये कि वो लोग ट्रैवल कर सके उस पर बैठ के इधर से उधर। दूसरा बात ये कि लोडिंग और अनलोडिंग का काम कर सके। लोडिंग और अनलोडिंग का करने का मतलब ये हो गया कि सामान को एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक पहुंचाना। और तीसरा चीज़ ये कि कभी कभी उन लोगों को सब्जी भी नहीं मिल पाता था जंगल में, फिर से फल भी नहीं मिल पाता था, तो ये लोग जानवरों का शिकार करते थे, यानी कि जानवर को मारते भी थे अपने भोजन के लिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर इतना से भी काम नहीं बना। अब चूंकि अब हर एक जानवर को तो आप पाल नहीं सकते हैं, हर बार तो आप जानवर का शिकार कर नहीं सकते हैं, कभी ना कभी तो आप फेल होंगे, है ना। तो जो कि अब आपके पास फल भी नहीं रहेगा, सब्जी भी नहीं रहेगा, आपके पास जानवर भी नहीं रहेगा, तो आप अब क्या खाएंगे, फिर कैसे सर्वाइव रहेंगे। तो इसके लिए इन लोगों ने एक तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला, देखिए यहाँ पे 4th पॉइंट में लिखा हुआ है। लेटर बाद में दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर। और यहीं से हमारा एग्रीकल्चर का उत्पत्ति होता है, यहीं से एग्रीकल्चर का हमारा इन्वेंशन होता है। तो यदि आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो एक समय ऐसा भी आया जिस समय कि उनको फल भी नहीं मिलता था जंगल में, सब्जी भी नहीं मिलता था, और जानवर का वो लोग शिकार भी नहीं कर पाते थे। तो वो लोग क्या किए, जानवर को पालना शुरू किया, और जानवर से उनका काम नहीं बना, तो अब वो लोग क्या करने लगे, खेती बाड़ी पे ध्यान ज़्यादा देना शुरू कर दिए। अब खेती इन लोगों ने स्टार्ट कैसे किया, इसके पीछे भी कहानी है जो कि यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को जान लेना चाहिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वो कहानी ये है ना कि देखिए, ये लोग क्या करते थे ना, कच्चा फल को, कच्चा सब्जी को खाते थे। और कभी कभी क्या होता था ना कि सब्जी सड़ जाता था, फल सड़ जाता था, तो सड़ने के बाद ये लोग इधर से उधर उसको फेंक देते थे। फेंकने के बाद क्या हुआ ना कि कुछ समय के बाद देखा कि जहाँ पे उन लोगों ने फेंका था वहीं पे एक नया पेड़ उग गया, है ना। एक नया पेड़ का इन्वेंशन हो गया, वहाँ पे प्रोडक्शन हो गया। तो उन लोगों ने सोचा कि अच्छा, एक बीज से दूसरा पेड़ उपजाया जा सकता है। तो यहाँ से इन लोगों को लगा कि बहुत सारे बीज को जब हम लोग लगा देंगे तो बहुत सारे प्लांट हमको मिल जाएंगे। और यहीं से हमारा इन्वेंशन हो गया किस चीज़ का, एग्रीकल्चर का। और एग्रीकल्चर में भी उन लोगों ने सबसे पहले किस चीज़ का उत्पादन किया, सबसे पहले प्रोडक्शन किसका किया, राइस का, चावल का, गेहूं का, और भी बहुत सारे फूड क्रॉप्स का उन्होंने किया। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ये क्रॉप आखिर होता क्या है। देखिए यहाँ पे चैप्टर का हेडिंग ही लिखा हुआ था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब आपको मालूम चलेगा कि आखिर ये क्रॉप होता क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्रॉप का मतलब, यहाँ पे क्रॉप का डेफिनेशन भी आप यहाँ से लिख सकते हैं।
When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. नहीं मतलब समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग समझेंगे। देखिए, जब भी एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि जब भी एक खास एरिया में, एक बहुत ही बड़े एरिया में किसी एक ही चीज़ का खेती यदि किया जाए, चाहे वो खेती हो सकता है हमारा चावल का हो सकता है, गेहूं का हो सकता है, मक्का का हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन पे गौर कीजिए क्या लिखा हुआ है। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, यानी कि प्लांट जो कि एक ही प्रकार का दिखने का हो, आर कल्टिवेटेड एंड वन प्लेस, एक ही जगह पे खेती किया जाए, वो भी लार्ज स्केल में, यानी कि बहुत ही बड़े पैमाने पे। मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपका घर है और घर के आपके आसपास में जितने बड़े एरिया है ना, उन सभी एरिया में आपने किसी चीज़ का खेती कर दिया, किसी एक सिंगल प्लांट का। फॉर एग्जांपल आप कर सकते हैं चावल का, फॉर एग्जांपल आप कर सकते हैं गेहूं का। यदि आप एक खास जगह पर एक खास प्लांट को यदि आप उपजाते हैं तो वही हमारा कहलाता है क्रॉप। तो यहाँ पे क्रॉप का एग्जांपल हमारा क्या क्या हो सकता है? राइस हो सकता है, व्हीट हो सकता है। यदि कभी गाँव गए होंगे तो आप देखे होंगे कि राइस का भी हमारा प्रोडक्शन होता है, व्हीट का भी प्रोडक्शन होता है। तो आप जो वहाँ पे राइस का जो प्लांट देख रहे होते हैं ना, वो मेनली हमारा क्या है? क्रॉप है। क्योंकि आप दूर दूर तक केवल चावल ही देखते हैं, और दूर दूर तक आप गेहूं ही देखते हैं, दूर दूर तक आप मक्का ही देखते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रॉप। तो क्रॉप का मतलब, कोई पूछे कि बेटा बताओ क्रॉप का मतलब क्या है, तो बताना है अंकल जी देखिए, क्रॉप का मतलब होता है ना कि एक ऐसा प्लांट जो कि एक ही जैसा देखने में हो, उसका खेती जब हम लोग बहुत ही दूर तक करते हैं, यानी कि सिंगल एरिया ऑफ लैंड में हम लोग एक सिंगल प्लांट का खेती करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है क्रॉप। एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल आप राइस बता देंगे, व्हीट बता देंगे। हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ है? क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। देखिए यहाँ पे क्रॉप अब बहुत प्रकार का हो सकता है। हालांकि हमारा यहाँ पे सीरियल्स है पहला प्रकार। सीरियल्स में हमारा क्या क्या आ जाता है? सीरियल्स में हमारा राइस भी आ जाता है, व्हीट भी आ जाता है, फिर से मेज भी आ जाता है, मक्का जिसको हम लोग कहते हैं। तो सीरियल्स में हमारा वो सारा चीज़ आ जाता है। फिर सब्जी हो गया हमारा, वेजिटेबल मतलब सब्जी। सब्जी भी हमारा एक क्रॉप का ही एग्जाम्पल है ना। चलिए उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर फ्रूट रखा हुआ है। फ्रूट भी हमारा एक एग्जाम्पल है क्रॉप का, तो आप ये याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि देखिए इंडिया ना बहुत ही बड़ा कंट्री है, बहुत ही बड़ा कंट्री है। बड़ा के साथ साथ इसका पॉपुलेशन भी इतना बड़ा है ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब ये कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है ना, चाइना के बाद सेकंड पे आता है। और जिस प्रकार से इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आने वाले कुछ सालों में इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा चाइना से, आप देख लीजिएगा, है ना। तो आप यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है। बड़ा तो है ही है, साइज में तो बड़ा है ही है, प्लस इसका पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा है। 140 करोड़, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा पॉपुलेशन है ना। चलिए उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब देखिए यहाँ पे इंडिया का जो कंडीशन है ना, जैसे टेम्परेचर हो गया, यहाँ पे गर्मी भी कभी कभी रहता है बहुत ज़्यादा, कभी कभी ठंडा भी बहुत ज़्यादा रहता है, कभी कभी गर्मी ठंडा दोनों रहता है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल अप्रैल मई जून, ये 3 महीना में आपको जो है ना गर्मी बहुत देखने को मिलेगा। फिर जुलाई अगस्त सितंबर, इन 3 महीना में आपको बरसात देखने को मिलेगा। फिर अक्टूबर से लेकर लगभग फरवरी तक हमारा ठंडा रहता है। फिर फरवरी से लेकर मार्च तक लगभग हमारा फरवरी मार्च हमारा पूरा लगभग एक नॉर्मल क्लाइमेट रहता है, जिसमें ना ठंडा रहता है जितना ज़्यादा, ना ठंडा ज़्यादा रहता है, ना ज़्यादा गर्मी रहता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है ना, वो बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पे हर समय पे आपको कभी ना कभी बरसात देखने को मिलेगा, कभी ना कभी गर्मी देखने को मिलेगा, कभी ना कभी ठंडा देखने को मिलेगा, कभी कभी ऐसा भी माहौल मिलेगा जहाँ पे कि आपको ना गर्मी ज़्यादा महसूस होगा, ना ज़्यादा ठंडा महसूस होगा, ना आपको बरसात देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है, टेम्परेचर यहाँ का बहुत अच्छा है। हमें हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कभी कभी गर्मी भी पड़ता है, बहुत ज़्यादा कभी कभी ठंडा भी पड़ता है। और यहाँ पे ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया नमी, नमी भी रहता है। नमी आपको कब देखने को मिलेगा? ज़्यादा बरसात के टाइम में देखने को मिलेगा। फिर रेनफॉल भी हमारा यहाँ पे लगभग हमेशा होता ही रहता है ना। रेनफॉल जैसे यदि आप देखें जुलाई से हमारा बरसात होता है, लगभग सितंबर तक लगभग हमारा बरसात का सीजन रहता है। ये 2 से ढाई महीना, 3 महीना के आसपास रहता है हमारा। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इंडिया में लगभग जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, वो बहुत ही अच्छा है। और ये क्लाइमेटिक कंडीशन हर एक जगह पे अलग अलग है। जैसे यदि आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ठंडा बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। उसके बाद यदि आप साउथ में जाएंगे, नीचे केरल साइड में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको बरसात देखने को ज़्यादा मिलेगा, है ना। उसके बाद फिर आप राजस्थान टाइप में जाएंगे, राजस्थान तरफ जाएंगे, आपको
गर्मी देखने को बहुत मिलेगा। फिर से यदि आप ईस्ट में जैसे इधर आप चले जाएंगे, बिहार से थोड़ा सा और आगे वेस्ट बंगाल तरफ आप चले जाएंगे, असम तरफ चले जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ना उतना गर्मी मिलेगा ना उतना ठंडा मिलेगा, मतलब मॉडरेट क्लाइमेट आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है ना वो बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे हर समय पे अलग अलग प्रकार का क्रॉप का प्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सही बात है, हमारे कंट्री में अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे चावल का भी खेती होता है, गेहूं का भी होता है, मक्का का भी होता है, बहुत सारी चीज़ों का हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ रिच वैरायटी, मतलब कि अनेकों प्रकार का हम लोग यहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। तो क्रॉप का मतलब हमेशा याद रखिएगा एक ऐसा सिंगल प्लांट जिसका की खेती हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया में करते हैं, एक डिफाइंड एरिया में करते हैं, वही हो गया हमारा क्रॉप। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। देखिए अब हमारे एनसीईआरटी बुक में जो भी आपके पास क्रॉप दिया हुआ है ना, जो भी क्रॉप हो गया, जैसे राइस हो गया, फिर से सीरियल हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, इन सभी चीज़ों को दो सीजन में बांटा गया, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन को सीजन के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक बांट दिया गया है। तो पहला सीजन ये है हमारा, पहला सीजन है खरीफ क्रॉप। अब सवाल है कि खरीफ क्रॉप है क्या, खरीफ क्रॉप में हम लोग किस सीजन को हम लोग खरीफ क्रॉप कहेंगे, और खरीफ क्रॉप में हम लोग किस किस क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे यहाँ पे देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन। ऐसा क्रॉप जो कि रेनी सीजन में लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए टाइम लिखा हुआ है जून टू सितंबर। देखिए जब भी आपसे बात किया जाए किसका, खरीफ क्रॉप का, तो आप ये बताएंगे कि खरीफ क्रॉप का जो टाइम पीरियड होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो टाइम पीरियड होता है जून से लेकर सितंबर तक का। और आपको मालूम है कि जून में ही हमारा लगभग लास्ट जून में बरसात शुरू हो जाता है और लगभग लास्ट सितंबर तक चलता है ना, यानी कि दशहरा के पहले तक हमारा बरसात चलता है, और कभी कभी दशहरा में भी हमारा बरसात देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि खरीफ क्रॉप का जो सीजन है वो जून से लेकर सितंबर तक रहता है, और इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं खरीफ क्रॉप। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, ऐसे क्रॉप जिसको कि हम लोग रेनी सीजन यानी कि बरसात के सीजन में हम लोग लगाते हैं, टाइम पीरियड है इसका जून से सितंबर तक, उस क्रॉप को हम लोग कहते हैं खरीफ क्रॉप। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल इसका लिखा हुआ है, पैडी है, मेज है, सोयाबीन है, फिर से ग्राउंड नट है, कॉटन है, ये सारा का सारा हमारा एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप का, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हो गया हमारा खरीफ क्रॉप का कुछ एग्जाम्पल। उसके बाद है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या देखिए, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन हमारा लगभग अक्टूबर से शुरुआत हो जाता है ना। अक्टूबर में मेनली हमारा दशहरा रहता है, दशहरा के लास्ट वीक से दशहरा के लास्ट मंथ लास्ट वीक आप कह सकते हैं, लास्ट वीक से हमारा लगभग चलता है ठंडे का समय, और मार्च के शुरू तक लगभग रहता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ठंडे में हम लोग फसल का उपज करते हैं, जैसे रेनी सीजन विंटर सीजन में, उसको हम लोग कहते हैं रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप का डेफिनेशन क्या हो गया, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द विंटर सीजन, टाइम पीरियड है इसका अक्टूबर से मार्च तक, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो ये हो गया हमारा रबी क्रॉप। रबी क्रॉप का कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ देखिए, वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, लिनसीड है, ये सारा का सारा हमारा एग्जाम्पल है रबी क्रॉप्स का। अब जो एक खास बात आपको यहाँ पे मालूम चलेगा, हालांकि आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप ये जान लीजिए, बहुत ही मजेदार चीज़ ये है कि देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, पहला था हमारा खरीफ क्रॉप, ये हमारा था खरीफ क्रॉप, दूसरा यहाँ पे था हमारा रबी क्रॉप। तो पहली बात तो ये कि खरीफ क्रॉप का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, खरीफ क्रॉप का टाइम पीरियड है जून से लेकर सितंबर तक, और रबी क्रॉप का टाइम पीरियड कब से कब है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। अब जरा देखिए, मार्च से लेकर अप्रैल और मई, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, इसका टाइम पीरियड है कब से कब लेकर, इसका टाइम पीरियड है कब से कब तक, जून से सितंबर तक, इसका टाइम है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। लेकिन क्या यहाँ पे आप गौर कर पा रहे हैं कि मार्च के बाद अप्रैल और मई, देखिए यहाँ पे मार्च के बाद यहाँ पे हो गया हमारा, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा, फिर यहाँ पे जून आएगा ना। तो यहाँ पे जो आप 2 महीने का गैप देख रहे हैं अप्रैल और मई का, इस 2 महीने के बीच में भी हमारा एक सीजन पाया जाता है, एक क्रॉप पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं जैड क्रॉप। ZAID होता है इसका स्पेलिंग, ZAID, जैड क्रॉप्स।
और ये जैड क्रॉप्स हमारा मेनली 2 महीने का टाइम पीरियड रहता है, कब से कब तक, अप्रैल और मई का टाइम पीरियड जो रहता है, ये इसको हम लोग कहते हैं जैड क्रॉप्स। और इसी जैड क्रॉप में आपको खीरा देखने को मिलता है, कुकुम्बर, उसी टाइम पीरियड में आपको अप्रैल और मई के टाइम में ही आपको फिर से तरबूज मिलता है, खरबूजा मिलता है ना। ये सारा चीज़ जो आप गर्मी के समय में खाते हैं, तरबूज, खरबूजा, फिर से खीरा, ये सारा कुछ जो आप खाते हैं, ये हमारा होता है जैड क्रॉप का एग्जाम्पल। तो ये यहाँ पे हालांकि लिखा हुआ तो नहीं था, लेकिन आप ये जान लीजिए कि इन दोनों क्रॉप के बीच में, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बीच में 2 महीने का गैप होता है। वो गैप है हमारा अप्रैल और मई, और अप्रैल और मई में ही हम लोग एक और सीजन पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं जैड सीजन, आप कह लीजिए, जैड सीजन कह लीजिए, और या फिर आप जैड क्रॉप कह लीजिए। तो ये हो गया हमारा, और उसी में हम लोगों को कुकुम्बर मिलता है, खीरा मिलता है, और फिर से तरबूज मिलता है, खरबूजा मिलता है, उसी समय पे हमारा ये सब चीज़ देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप नोट भी कर पा रहे होंगे। आगे आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। चलिए इसको भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखिए यहाँ पे पहली बात क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली बात लिखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ गया हमारा, हाँ, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप प्रोडक्शन में यानी कि जब हम लोग किसी चीज़ का खेती करेंगे तो उसका क्या तरीका होना चाहिए, किस प्रकार से हम लोग उसको करेंगे, ये हमारा हो गया अब पूरा का पूरा प्रैक्टिस, यानी कि हम लोग किस प्रकार से उसको करेंगे। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि आप अपना डेली का टाइम रूटीन आपका डेली का क्या है, तो आप क्या बताते हैं, सुबह उठना, फिर से सुबह उठ के स्कूल जाना, स्कूल से आना, फिर स्कूल से खाना खाना, स्कूल से आने के बाद फिर से ट्यूशन पढ़ना, फिर ट्यूशन पढ़ने के बाद खेलना, फिर खेलने के बाद रात में फिर पढ़ना, फिर खाना खा के सो जाना। ये क्या आपका एक रूटीन है। तो उसी प्रकार से हम लोग ये जानेंगे कि आखिर किसी क्रॉप का प्रोडक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं, किस किस रूटीन से हम लोगों को गुजरना पड़ेगा, क्या क्या मेथड हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है क्या, देख लीजिए यहाँ पे, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स। देखिए किसी भी क्रॉप का आप कल्टीवेशन कीजिए, यानी कि किसी भी क्रॉप का आप खेती कीजिए, आपको बहुत सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करना पड़ता है, बहुत सारे कामों को करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे दिस एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो जो भी आप यहाँ पे काम करेंगे, जो भी आप मेथड अपनाएंगे खेती को करने के लिए, वही हो गया हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जैसे यहाँ पे क्या है, देखिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। द वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर कैरिड आउट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर, पहला बात तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम weeds, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। अब इतना सारा जो आपको यहाँ पे प्रोसेस दिख रहा है, पहला सॉइल को तैयार करना, फिर सोइंग, बीज को बोना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फिर बोने के बाद उसमें खाद हुए सब मिलाना, केमिकल मिलाना, फिर उसका सिंचाई करना मतलब क्या, पानी से पटवन करना, उसके बाद फिर उसको वीड से बचाना। अब ये वीड क्या है, इन सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसका कटाई करना, फिर कटाई करने के बाद उसको स्टोर करना, ये सारा का सारा हमारा क्या है, ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, यानी कि ये सारा हमारा मेथड है जिससे कि हम लोग किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन का खेती कर सकते हैं। जैसे यदि आपको चावल का खेती करना है तो आपको इन सारे प्रोसेस से लेकर होके गुजरना पड़ेगा, आपको ये सारा का सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको गेहूं का खेती करना है, आपको फिर ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आपको मक्का का खेती करना है, फिर से आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि जितना कुछ भी आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहें, किसी भी क्रॉप का, इन सारे के सारे प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। यही हो गया हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमारा क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमारा वो एक्टिविटी है जो कि हम लोग किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, वही हो गया हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो यदि आपसे कोई पूछे कि एग्रीकल्चर को जब हम लोग करेंगे तो हमको किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, सबसे पहला हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, फिर सोइंग है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ये है, फिर इरिगेशन है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स है, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज है। ये सारा का सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, ये सारा का सारा एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है, तभी आपका प्रोडक्शन जो है ना वो अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो इन सारे मेथड के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इनके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर एक एक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अलग अलग हमारा यहाँ पे मेथड है, अलग अलग एक्टिविटी है, इन सारे के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आने वाले क्लास में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में, यानी कि हम लोग कैसे पहले सॉइल को तैयार करेंगे तभी हम लोग उस पर फसल कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप रिवाइज कर सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं इसका नोट्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।